Hello and welcome students to the online classes of Power Electronics. It's week 12th and I'm here your instructor Mohsin Khan. So last lecture में हमने start किया था inverters. So what are actually inverters? Inverter is a device that converts a DC voltage या we can say a DC power into AC power. और ये सब कुछ होता है थ्रू स्विचिंग। और स्विचिंग के लिए क्या यूज़ हो रहे हैं? स्विचिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल MOSFETs, BJTs, or we can use IGBTs, or we can use controlled devices like SCR. So today we are going to study full bridge inverters, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था वो था हाफ ब्रिज इन्वर्टर्स। और इन्वर्टर्स में कौन सा टाइप था? वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स। सो टुडे इट्स फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। सो इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग टू हाफ ब्रिज इन्वर्टर्स। जिस तरह हमारे पास रेक्टिफायर्स में एक हाफ ब्रिज था, दूसरा फुल ब्रिज था, सिमिलरली इन्वर्टर्स में भी एक हाफ ब्रिज है और दूसरा फुल ब्रिज है। जिस तरह रेक्टिफायर्स में हाफ ब्रिज का जो आउटपुट था वो हाफ था, और हमारे पास जो फुल ब्रिज का आउटपुट था वो हाफ के डबल था। या वी कैन से कि अगर हमारे पास फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में अगर आउटपुट 10 वोल्ट थी, तो हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर में वो कितना हुआ करता था? 5 वोल्ट। सिमिलरली हमारे पास जो है हाफ ब्रिज फुल ब्रिज में जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो हाफ ब्रिज के डबल है। सो दैट इज एक्चुअली द एडवांटेज ऑफ फुल ब्रिज voltage source inverter. So in full bridge, 4 switches are used connected in half bridge style with DC voltage source. The amplitude of output voltage in this case is twice to that of half bridge, and hence power is also twice, because power depends upon the output voltage. In this circuit switches on and off in diagonal pairs. क्योंकि हमारे पास हाफ ब्रिज में 2 स्विचेस हुआ करती थी और इसमें हमारे पास 4 स्विचेस हैं। और ये स्विचेस किस कॉन्फ़िगरेशन में स्विचिंग करेंगे? स्विचिंग मीन्स कि किस कॉन्फ़िगरेशन में ऑन ऑफ होंगे? तो डायगनली ऑन ऑफ होंगे। और हमने जो स्विचेस को नेम्स दिए हैं वो S1, 2, 3 एंड S4 हैं। सो एक वक्त में S1 एंड S4 ऑन रहेंगे और S3 एंड S2 वो ऑफ रहेंगे। फिर सेम ड्यूरेशन के लिए S2 और S3 ऑन रहेंगे और S1 एंड S4 ऑफ रहेंगे, और इसी तरह अल्टरनेटली ऑन और ऑफ होंगे। और सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन होगी वो अल्टरनेटिंग होगी, सो उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी भी होगी। सो वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी बाय चेंजिंग द स्विचिंग रेट, कि हमारे पास जो स्विचिंग का टोटल टाइम है वो कितना है। अगर हम उसको इंक्रीज़ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी, अगर उसको हम डिक्रीज़ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी। अब हम देखते हैं ये जो अभी हमने डिस्कस किया है इसका सर्किट देखते हैं। और ये बात मैं आप लोगों को रिमाइंड कर दूं कि ये जो अभी सर्किट है ये विद रेजिस्टिव लोड है। सो हमारे पास ये रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इनपुट डीसी वोल्टेज सोर्स है। ये हमारे पास S1, S2, S3, S4 स्विचेस हैं, और इन स्विचेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं MOSFETs, BJTs, SCRs, IGBTs, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइसेस हैं जो कि बेस्ड है सेमीकंडक्टर्स पे। अब हम इसकी जो स्विचिंग है उसको देखते हैं, और साथ में उसकी जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो भी देखते हैं, और आउटपुट और लोड के क्रॉस जो वोल्टेज मिलती है उसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे जो लोड है वो हमारे पास रेजिस्टिव लोड है, ठीक है। कोई
एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ नहीं हो रही। सो ये जो सर्किट है ये किस चीज़ के लिए है, ये है जब S1 और S4 हम क्या करें, इसको हम क्लोज कर लें। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अब हमने S1 और S4 को एट द सेम टाइम दोनों को हमने क्लोज कर लिया। तो अब यहाँ पर करंट की फ्लो के लिए पाथ प्रोवाइड हो जाएगी। और करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरफ फ्लो करेगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा। सो इट विल बी अ क्लोज्ड लूप या वी कैन से अ क्लोज्ड पाथ। सो अब हम इस लोड के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है उसको फाइंड करते हैं कि कितना एम्पलीट्यूड होगा। और चूँकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो पोलैरिटी ऐसे होगी प्लस और माइनस। तो अगर इस लूप पे हम क्या अप्लाई कर ले, KVL। ठीक है, KVL अगर हम अप्लाई कर ले तो हमें V आउट की वैल्यू मिल जाएगी। सो VDC माइनस V नॉट इज इक्वल टू 0। दिस इज एक्चुअली KVL, एनर्जी वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप दोनों का सम जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो इस माइनस V नॉट को हम राइट साइड पे लेके आ जाएंगे। सो V नॉट विल बी इक्वल टू VDC। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम हाफ ब्रिज इन्वर्टर स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे V आउट जो था वो 1/2 ऑफ VDC आ रहा था। और यहाँ पे जितना इनपुट वोल्टेज है उतना आउटपुट वोल्टेज है। और हाफ ब्रिज में क्या था, हाफ में हाफ मिल रहा था आउटपुट पे। सो जब हम S1 और S4 को कनेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास जो वेवफॉर्म है वो इस तरह आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, वोल्टेज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमने लिखा है VDC। नाउ अब हम फॉर एग्जांपल हमने स्विचिंग का जो टाइम है वो हमने कंसिडर कर लिया था t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स के लिए S1 और S4 ऑन रहेंगे, फिर फ्रॉम 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स S3 एंड S2 ऑन रहेंगे। सो अब हम दूसरा जो पेयर है उसको ऑन करते हैं और अभी जो क्लोज था उसको हम ओपन करते हैं। तो ये जो फिगर है इसमें अब क्या होगा, इसमें अब हमारे पास S1 और S4 जो है वो क्या है, वो ओपन है। और यहाँ पे जो S3 है ये S3 और ये S2 है। यहाँ पे ये जो S3 और S2 है अब हम इसको क्लोज करते हैं तो सर्किट हमारे पास किस तरह बन जाती है, इस तरह बन जाती है, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे करंट की जो फ्लो है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी। तो पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड एंड दिस स्विच इज क्लोज्ड। सो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पोलैरिटी आएगी और करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी। सो वी कैन से कि अब हमारे पास पोलैरिटी जो है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे पहले प्लस था, अब यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे पहले माइनस था, यहाँ पे प्लस है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रेजिस्टिव लोड है उसके अक्रॉस अब करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। पहले एक साइड पे करंट फ्लो कर रही थी, अब दूसरी साइड से करंट फ्लो कर रही है। इट मीन्स के वी आर गेटिंग अल्टरनेटिंग करंट अक्रॉस रेजिस्टिव लोड। और अगर हम अब इस लोड के अक्रॉस अगर आउटपुट वोल्टेज को फाइंड कर लें तो दैट इज इक्वल टू VDC माइनस V नॉट। ठीक है, सो इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इस माइनस V नॉट को राइट साइड पे लेके आ जाएं तो V नॉट विल बी इक्वल टू VDC। अब आप लोगों के जहन में ये एक क्वेश्चन राइज होगा कि यहाँ पे तो माइनस VDC है और यहाँ पे VDC है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव ऊपर कनेक्टेड था और यहाँ पे भी पॉजिटिव ऊपर कनेक्टेड है, लेकिन ये जो माइनस यहाँ पे आ रहा है ये एक्चुअली हमारे पास पोलैरिटी डिफरेंट है। करंट की डायरेक्शन ये डिनोट कर रही है कि लोड के अक्रॉस चेंज हो रही है। ठीक है, बाकी जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी वैल्यू सेम है। सो जब S2 और S3 ऑन है तो हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म ये बन जाएगी। इस तरह हमारे पास एक जो
स्विचिंग टाइम है टी, उसमें उसको अगर हम 2 पे डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास फुल वेवफॉर्म बन जाता है। इस तरह अब अगर दोबारा S1 और S4 को क्लोज कर लें तो हमारे पास जो वेवफॉर्म है वो इस तरह बन जाएगी। अब अगर हम क्या कर लें, दोबारा S2 और S3 को ऑन कर ले तो इस तरह वेवफॉर्म हमारे पास आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम S1, S4 और S2 और S3 को अल्टरनेटली ऑन ऑफ करते रहें तो आउटपुट पे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक स्क्वायर वेवफॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और इस स्क्वायर वेवफॉर्म ये हमारे पास प्योर साइन वेव नहीं है, बट वी कैन अप्रोक्सीमेट कि ये ऐसी वेवफॉर्म की तरह है, और फिर इसमें मॉडिफिकेशन भी टाइम टू टाइम हो रही है, एंड ऑलमोस्ट pure sine waveform has been obtained, almost, not completely pure sinusoidal is obtained. So अब अगर कोई बंदा इस तरह कर ले कि इस सर्किट में अगर हम देखें, let me erase first these. So अब अगर एक बंदा कहे कि मैंने क्या करना है, मैंने S1 और S3 को ऑन करना है और फिर उसके बाद S2 और S4 को भी ऑन करना है, तो सर्किट किस तरह बन जाएगी। फॉर एग्जांपल पहले हम कंसिडर करते हैं कि S1 और S2 जो है, S1 और S4 उसको हमने क्लोज कर लिया था, तो उसकी वजह से जो वेवफॉर्म बन रही थी वो इस तरह बनेगी। आप लोग देख सकते हैं कि ये S1 और S4 से है जिस तरह यहाँ पे थी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अब कोई बंदा चाहते हैं कि S1 को क्लोज कर ले और S3 को क्लोज कर ले, तो क्या होगा। तो इस केस में हमारे पास लोड के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और हमारे पास आउटपुट वोल्टेज 0 होगी, क्योंकि हमारे पास करंट फ्लो करने के लिए पाथ प्रोवाइडेड नहीं है। सो यहाँ इस केस में आउटपुट जो वेवफॉर्म है वो यहाँ पे 0 रहेगी, और यहाँ पे मैंने लिखा कि S1 and S3 आर ऑन। अब उसके बाद दोबारा हम क्या कर लेते हैं, दोबारा हम इस तरह कर लेते हैं कि S3 और S2 को ऑन कर लेते हैं और इन दोनों को ओपन रखते हैं, तो हमारे पास जो वेवफॉर्म है वो ये बन जाएगी। ठीक है, इस तरह अगर हम अब कोई बंदा चाहे कि मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे S2 और S4 को ऑन करना है और बाकी जो दो स्विचेस है उसको ओपन रखने हैं, तो इसको अगर हम क्लोज कर लें इस तरह, तो फिर भी हमारे पास कोई करंट लोड के क्रॉस फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो करने के लिए पाथ प्रोवाइडेड नहीं है। सो आउटपुट विल बी अगेन 0। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट 0 है, और फिर दोबारा S1 और S4 को ऑन कर लें, तो दिस टाइप ऑफ वेवफॉर्म इज कॉल्ड स्टेप वेवफॉर्म। ठीक है, सो वी कैन ऑब्टेन दिस बाय आल्सो गिविंग टाइम टू S1 और S3 एंड S2 एंड S4। ये कोई ख़ास टाइम के लिए ये S1 S3 ऑन रहेंगे और फिर ख़ास टाइम के लिए S2 और S4 ऑन रहेंगे, तो हम इस किस्म का जो है वो वेवफॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि ये हमारे पास लोड रेजिस्टिव है, तभी ये सब कुछ इतना इजी हो रहा है। और यहाँ अगर हम कंसिडर कर ले कि करंट का जो वेवफॉर्म है वो भी ड्रा कर ले, तो वो भी सिमिलरली इसी तरह का ही होगा, लेकिन इसको उसकी एम्पलीट्यूड थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टर है एंड करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। तो इसी तरह हमारे पास वेवफॉर्म बनेगी किस चीज़ की, करंट की। ठीक है, सो दिस वाज एक्चुअली फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर विद रेजिस्टिव लोड. So now we are going to discuss another topic, which is full bridge voltage source inverter with RL load. इसमें एक्चुअली उसी तरह हाफ ब्रिज की तरह डिफरेंस ये है कि अब हमने कंसिडर कर लिया है कि लोड जो है वो इंडक्टिव है, या वी कैन से दैट इट्स RL लोड. A full bridge VSI voltage source inverter is shown in the figure, having 4 switches and freewheeling diodes. अब चूँकि हम फुल ब्रिज VSI कंसिडर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें 4 स्विचेस होंगे
और साथ में फ्री व्हीलिंग डायोड्स भी होंगे। फ्री व्हीलिंग डायोड्स का वही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास चूँकि लोड इंडक्टिव है तो इसके साथ हम डायोड्स मस्ट कनेक्ट करेंगे सो दैट स्टोर्ड एनर्जी कैन बी फ्री व्हील्ड, कैन बी रिलीज्ड. So freewheeling diodes are used in this circuit so that energy stored in inductor is released to avoid the spark. So that is actually the purpose of freewheeling diodes. Now in this case the output waveform is a square waveform. आउटपुट वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है वो इस केस में स्क्वायर वेवफॉर्म ही होगा और हम उसको स्टडी करेंगे कि स्क्वायर वेवफॉर्म किस तरह आता है। ठीक है, और नाउ करंट का वेवफॉर्म किस तरह होगा। व्हेन आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव, जब हमारे पास आउटपुट जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव होगा तो उस केस में हमारे पास जो आउटपुट करंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। सिमिलरली जब हमारे पास वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होगी तो आउटपुट करंट हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसको अब हम स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि व्हाट आर एक्चुअली एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और वोल्टेज के साथ साथ आउटपुट करंट का जो वेवफॉर्म है वो किस तरह चेंज हो रहा है और किस तरह बिहेव शो कर रहा है। सो दिस इज एक्चुअली द मेन सर्किट ऑफ full bridge VSI with RL load. This is voltage source D1, D2, D3, D4, and these are actually the four switches S1, S2, S3 and S4, and this is actually the RL load. So start लेते हैं कि हमारे पास जो स्विचिंग टाइम है उसको कंसिडर कर लिया है यहाँ पे। फिर हमने T 30 सेकंड्स भी हो सकता है, 10 सेकंड्स भी हो सकता है, 5 सेकंड्स भी हो सकता है, उससे हमारा ऐसा कोई खास कंसर्न नहीं है। एंड ड्यूटी साइकिल इज 50%। ड्यूटी साइकिल एक्चुअली इट्स द रेशियो ऑफ ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 4 स्विचेस हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल टाइम T सेकंड्स है तो 2 स्विचेस T/2 टाइम के लिए ऑन रहेंगे और बाकी जो 2 स्विचेस है वो T/2 के लिए ऑफ रहेंगे। फिर रिमेनिंग T/2 ड्यूरेशन के लिए पहले 2 स्विचेस ऑफ रहेंगे और बाकी 2 स्विचेस ऑन रहेंगे। दिस इज एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट स्विचिंग या अल्टरनेट ऑन एंड ऑफ। ठीक है, सो S1 and S4 will close and for T/2 duration S2 and S3 will conduct. Now for another T/2 S1 and S4 will open and S2 and S3 will conduct. ठीक है, इस तरह यहाँ पे इस तरह ये अल्टरनेट होंगे। यहाँ पे आई थिंक S1 and S4 will close and for T/2 duration S2 and S3 will conduct. ये इस तरह है कि पहले जो T/2 ड्यूरेशन है उसके लिए S1 और S4 क्लोज रहेंगे और बाकी जो T/2 है उसके लिए फिर S1 और S4 वो ओपन रहेंगे और S2 और S3 कंडक्ट करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस तरह स्टार्ट लेते हैं कि S1 एंड S4 हम T/2 ड्यूरेशन के लिए उसको क्लोज करते हैं। तो ये हमारा जो सर्किट है किस तरह बन जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा और ये भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का जो इक्विवेलेंट सर्किट है यहाँ पे मैंने शो किया है कि ये हमारे पास वही वोल्टेज सोर्स है D1, D2, D3 एंड D4 और ये हमारे पास वो स्विच क्लोज है और इसी तरह ये स्विच भी क्लोज है। तो हमारे पास इस केस में जो करंट फ्लो करेगा वो इस केस में अब करंट फ्लो करेगा क्योंकि हमारे पास एक क्लोज्ड सर्किट या एक क्लोज लूप बन जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि करंट यहाँ से आके इसी तरह RL लोड से पास हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँच जाएगा। तो इट मीन्स के वी हैव गॉट अ क्लोज्ड पाथ, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। सो अब इस केस पे हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी पोलरिटी प्लस माइनस रहेगी और अकॉर्डिंग टू KVL, अगर इस लूप पे हम KVL अप्लाई कर लें
तो V आउटपुट इज इक्वल टू E। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इक्वल हो जाएगी E के, क्योंकि यहाँ पे कोई और लोड है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ यही लोड है, तो इसके क्रॉस ही इनपुट वोल्टेज अपीयर होगी। ये तो बात हो गई आउटपुट वोल्टेज की। लेकिन अब हम इस केस में आउटपुट करंट को भी डिस्कस करते हैं। आउटपुट करंट इस केस में हमारे पास यहाँ तक ज़ीरो रहेगी, क्योंकि इंडक्टर का हमें पता है कि इंडक्टर के क्रॉस करंट इंस्टेंटली इंक्रीज नहीं होता, बल्कि थोड़े टाइम बाद वो स्टार्ट होता है। सो यहाँ तक current output current across the RL load will be 0, and after that it will start exponentially increasing। इस तरह इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि T/2 ड्यूरेशन के लिए हमारे पास S1 और S4 क्लोज रहेंगे, और करंट जो है वो T1 से होकर T/2 तक इंक्रीज होगी। ठीक है, सो this one was actually the waveform when S1 and S4 are close. Now let's see what happens next. यहाँ तक तो हमारे पास करंट इंक्रीज हो गए, और यहाँ तक हमारे पास S1 और S4 T/2 ड्यूरेशन के लिए ऑन थे, यानी कि क्लोज थे, कंडक्शन कर रहे थे। अब नेक्स्ट T/2 जो ड्यूरेशन है उसके लिए S1 और S4 ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और दे विल स्टॉप कंडक्टिंग। उसके बाद अब हम देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। फॉर रिमेनिंग T/2 ड्यूरेशन S1 एंड S4 विल बी ओपन। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने कहा, व्हेन S1 एंड S4 ओपन्स द पोलैरिटी अक्रॉस द लोड रिवर्सेस ड्यू टू इंडक्टर। जब ये S1 और S4 या ये S1 और S4 ओपन हो जाते हैं, तो एज आई हैव टोल्ड कि हमारे पास लोड इंडक्टिव है, तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड हुई है ड्यू टू कंडक्शन। तो अब उसकी वजह से ये इंडक्टर एज अ सोर्स एक्ट करेगा, या ये इंडक्टर अपोज करेगा उसी चेंज को। तो उसी चेंज की वजह से, उसी अपोजिशन की वजह से इंडक्टर के अक्रॉस जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट पोलैरिटी है वो यही है कि यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी, और यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब इस पोलैरिटी की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो डायोड है इसका एनोड इस पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और ये इस D2 का जो कैथोड है ये इसी नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो इस केस में अब सारे स्विचेस ओपन होंगे, D1 और D4 भी कंडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन D1 और D2 कंडक्शन करेंगे, क्योंकि पोलैरिटी ऐसी हो गई है। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो इंडक्टिव लोड में जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई है वो अब इन्हीं D1 और D2 जो फ्री व्हीलिंग डायोड था इसके अक्रॉस फ्लो हो जाएगा, इसके अक्रॉस रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ करंट। और इस केस में अब हमारे पास क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम इंडक्टिव लोड टुवर्ड्स द सोर्स। यही पॉइंट मैं लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहा था, जो हाफ ब्रिज था इंडक्टिव लोड के साथ। इंडक्टर में एक्चुअली एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो उसी एनर्जी को रिलीज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी एनर्जी को रिलीज करने के लिए हम क्या कनेक्ट करते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड्स। ठीक है, सो एज पोलैरिटी रिवर्सेस, यहाँ पे बात हो रही है इसी पोलैरिटी की, बट आउटपुट करंट कंटिन्यूज टू फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, पोलैरिटी अब आप लोग देख सकते हैं कि पोलैरिटी तो चेंज हो गई है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लस माइनस है। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन इस साइड पे है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इसी साइड पे है, लोड के अक्रॉस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं कि पोलैरिटी चेंज हो गई है अक्रॉस द लोड प्लस माइनस, लेकिन करंट लोड के अक्रॉस उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, लेकिन डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। डिक्रीज इसलिए हो रही है कि ये करंट तो इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसकी वजह से फ्लो कर रही है। तो एज द करंट फ्लोज, सो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है,
तो ये जो करंट की जो डिक्रीजिंग वाला इफेक्ट है और पोलैरिटी वाला इफेक्ट है, वो यहाँ पे मैंने शो किया है कि करंट की पोलैरिटी सेम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो करंट फ्लो कर रही है वो इसी यही जो करंट है वो वही डिनोट कर रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पोलैरिटी जो कि इसके अपोजिट है, प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वोल्टेज की पोलैरिटी अक्रॉस द लोड यहाँ पे अपोजिट हो गई है, और इस केस में हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो माइनस ई है। ठीक, माइनस ई के इक्वल है। लेकिन करंट जो है, करंट उसी तरह पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, ना कि इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपन्स व्हेन वी हैव इंडक्टिव लोड। ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, यही नेक्स्ट अब क्या होता है। सो व्हेन लोड करंट अक्रॉस D1 एंड D2 स्टॉप्स, इसका मतलब है कि ये जो करंट है डायोड के अक्रॉस जो लोड से सोर्स की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, ये जब स्टॉप करता है, और कभी ये स्टॉप करेगा जब इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तो करंट हमारे पास यहाँ तक पहुँच जाएगी, करंट की वैल्यू इस टाइम 0 होगी। ठीक है, अब इस केस में आगे अब क्या होता है कि हमारे पास इस केस में अब हम ये स्विच जो है S3 और S2 कंडक्शन स्टार्ट करने लग जाते हैं। इस केस में अब यहाँ अब ये स्विच और ये स्विच कंडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन लोड करंट अक्रॉस D1 एंड D2 स्टॉप्स, switch 3 and switch 4 will starts conduction and supply power from source to load। अभी जो डायोड्स कंडक्शन कर रहे थे तो इस केस में पावर लोड से सोर्स की तरफ ट्रांसफ़र हो रही थी, लेकिन जब यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी ख़त्म हो जाती है ड्यू टू फ्री व्हीलिंग डायोड्स, तो यहाँ पे अब S3 और S4 क्लोज हो जाते हैं, और इस दौरान इसके बाद पावर फ्रॉम सोर्स कन्वर्ट होने लग जाती है कहाँ पर, लोड की तरफ। ठीक है, तो नाउ अब हमारे पास ये स्विच क्लोज्ड है। ठीक है, तो इन स्विचेस के थ्रू अब ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाता है लोड के, और ये नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, और इस लोड की वजह से करंट स्टार्ट्स कंडक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू लोड एंड देन टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ी देर पहले जब डायोड्स कंडक्शन कर रही थी, ठीक है, तो अब उसके अगेंस्ट करंट की डायरेक्शन हो गई है। ठीक है, यानी इससे पहले आप लोग देखें कि करंट की डायरेक्शन इस तरफ थी, तो हमने इसको यहाँ पे इस तरह डिनोट किया, लेकिन अब चूँकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइड पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये करंट जो फ्लो कर रहा है इस सोर्स की वजह से अक्रॉस RL थ्रू स्विचेस S3 एंड S4, ये करंट ये है। ठीक है, ग्राफ में ये वही करंट है जो अभी इसी सोर्स की वजह से लोड के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस दौरान हमारे पास करंट नेगेटिव मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सो द करंट रीच इट्स नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट t इज इक्वल टू t। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्विचिंग टाइम है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद एक्चुअली क्या होता है, दोबारा से ये स्विच और ये स्विच जो कि S1 और S4 है वो क्लोज हो जाएंगे, और ये जो S3 और S4 कंडक्शन कर रहे थे वो अब क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इस दौरान जब ये स्विचेस ओपन हो जाएंगी, ठीक है, S3 और S4, तो यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, इसलिए चेंज हो जाएगी कि यहाँ पे लोड क्या है, इंडक्टिव लोड है। सो अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट S3 एंड S4 opens and stop conduction। ठीक है, at this moment as the load is inductive so polarity reverses। ठीक है, अब आप लोग देखें कि यहाँ पे माइनस प्लस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। इसका मतलब ये है कि अब दोबारा इस केस में क्या होगा, अब
लोड से पावर ट्रांसफ़र होगी सोर्स की तरफ, क्योंकि लोड हमारे पास इंडक्टिव है, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो गई है और अब वो रिलीज होगी थ्रू डायोड्स। ठीक है, तो अब पहले ये डायोड्स कंडक्शन कर रहे थे, अब ये डायोड्स कंडक्शन करेंगे, क्योंकि अब आप लोग खुद देखें कि यहाँ पे पोलैरिटी पॉजिटिव है और पॉजिटिव इसके एनोड के साथ कनेक्टेड है और ये नेगेटिव इसके कैथोड के साथ कनेक्टेड है। तो करंट इसी इंडक्टिव लोड से स्टार्ट हो के इसी डायोड के थ्रू सोर्स की तरफ फ्लो करेगा और सोर्स को पास करके यहाँ तक इसी डायोड से पास होके यहाँ पर इसी नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँच जाएगा। तो अब हमारे पास करंट की डायरेक्शन वही है, क्योंकि पहले भी लोड के अक्रॉस इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था और अब चूंकि डायोड्स कंडक्शन कर रहे हैं तो तब भी करंट की डायरेक्शन लोड के अक्रॉस सेम ही है। तो अब आप लोग खुद देखें कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन वही है लेकिन उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? इसलिए डिक्रीज हो रही है कि यहाँ पे जो इंडक्टर है उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो टाइम टू टाइम क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, रिलीज हो रही है थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड्स। ठीक है, फ्री व्हीलिंग डायोड्स के थ्रू करंट पास हो रहा है तो स्टोर्ड एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आप लोग तो खुद देखिए अब के पोलैरिटी हमारे पास क्या है, वोल्टेज की पॉजिटिव है लेकिन करंट इसी तरह ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब जब एनर्जी इंडक्टर में ख़त्म हो जाएगी तो कौन से स्विचेस कंडक्शन स्टार्ट कर लेंगे? यही स्विचेस S1 और S4 दोबारा से कंडक्शन स्टार्ट कर लेंगे और जब कंडक्शन स्टार्ट कर लेंगे तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और किस तरफ हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे जो इंडक्टिव लोड है वो एम्प्टी हो गया है और ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड हो गए हैं। तो हमारे पास वही सबसे पहला वाला जो कॉन्फ़िगरेशन था वो बन जाएगा और इस केस में आप लोगों को पता है कि S1 और S2 वो क्लोज होंगे और हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस द लोड ई हो जाएगी और इसी तरह करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और यहाँ से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम तक पहुँच जाएगा। तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से और दोबारा वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इससे आप लोगों को ये आइडिया हुआ होगा कि जब हम इंडक्टिव लोड यूज़ करेंगे तो उसमें वोल्टेज और करंट की जो वेवफॉर्म है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी और जब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव लोड यूज़ करते हैं तो उस केस में करंट और जो वोल्टेज की वेवफॉर्म है वो दोनों सेम होगी और वो हमारे पास स्क्वायर वेवफॉर्म ही होगी। सो अब आप लोग खुद देखिए कि ये हमारे पास वेवफॉर्म है। लेट मी इरेज ऑल दीज लाइंस। ठीक है, अब आप लोग खुद देखिए कि यहाँ पे अब हमारे पास ये हमारे पास वेवफॉर्म है करंट की और ये वेवफॉर्म है हमारे पास सोर्स वोल्टेज की। ठीक है, तो इससे मैं आप लोगों को इसी पॉइंट पे ये बता दूं कि करंट जो है या करंट वेवफॉर्म जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द लोड और वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप लोग देखें कि सेम वही स्विचेस वगैरह है लेकिन जब हमारे पास रेजिस्टिव लोड है इस केस में तो अब आप लोग यहाँ पे खुद देख लें कि यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म है वो सेम होगी, लेकिन जब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर को वो लेके आ जाए लोड में तो हमारे पास करंट की वेवफॉर्म चेंज हो जाती है। तो इट मीन्स के आउटपुट करंट डिपेंड्स अपॉन द लोड वाइल आउटपुट वोल्टेज डिपेंड अपॉन द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, सो अब हमारे पास फाइनल जो ग्राफ्स हैं जो मैंने एक बुक से ली है वो यही है। यहाँ पे उन्होंने SCR यूज़ किए हैं लेकिन हमने सिंपल स्विचेस कंसिडर कर लिए हैं, सो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग सिंपली स्विच S1 S4 कंसिडर कर ले, यहाँ पे S2 और S3 कंसिडर कर ले, बाकी चीज़ें सेम टू सेम है। तो अब आप लोग खुद देखिए कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है जिस तरह आप लोगों को अभी मैंने एक्सप्लेन किया। सो अब आप लोग खुद देखिए कि यहाँ से यहाँ तक जो करंट है वो तब फ्लो करेगा जब हमारे पास S1 और S4 कंडक्शन करेंगे। ये आप लोग खुद देखिए कि यहाँ से यहाँ तक जो करंट फ्लो कर रहा है
वो अक्रॉस स्विच S1 एंड S4 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोई वो कंडक्शन नहीं हो रही। ठीक है, नाउ अब जब S2 और S3 ऑन हो जाए तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये अब किस चीज़ की वजह से है, ये अब हमारे पास फ्लो कर रहा है S2 और S3 जब क्लोज हो, तो उसको हमने इसी वेवफॉर्म से कंसिडर कर लिया है। ठीक है, एंड नाउ ये जो वेवफॉर्म है ये किस चीज़ के वजह से है और ये जो वेवफॉर्म है ये किस चीज़ की वजह से है, तो ये दोनों हमारे पास फ्री व्हीलिंग डायोड्स की वजह से हैं। ये आप लोग को देखिए कि ये करंट तब फ्लो करेगा जब हमारे पास डायोड D1 और डायोड D4 कंडक्शन करेंगे। सो आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे नेगेटिव से ज़ीरो की तरफ है और यहाँ पे पॉजिटिव से ज़ीरो की तरफ है। तो ये एक्चुअली डायोड के निस्बत से लिया गया है कि जब D1 और D2 क्लोज होंगे तो उसके क्रॉस करंट पहले मैक्सिमम होगी एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो करंट डिक्रीज होगी। सिमिलरली जब डायोड D2 और डायोड D3 कंडक्शन करेंगे तो स्टार्ट में मैक्सिमम वैल्यू होगा और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्रीज हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है IS, ये हमारे पास है सोर्स करंट। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि सोर्स करंट वो नेगेटिव होगा जब हमारे पास D1 और D4 कंडक्शन करेंगे, और हमारे पास सोर्स करंट वो पॉजिटिव होगा जब स्विच S1 और S4 कंडक्शन करेंगे। सिमिलरली जब D2 और D3 कंडक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, IS नेगेटिव होगा। जिस तरह इन दोनों के केस में मैंने आप लोगों को बताया कि जब डायोड्स कंडक्शन करेंगे तो हमारे पास करंट फ्लो करेगा फ्रॉम द लोड टुवर्ड्स द सोर्स, तभी यहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव है। इसी तरह करंट दोबारा पॉजिटिव होगा जब हमारे पास स्विच S2 और S3 कंडक्शन करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फुल ब्रिज VSI विद RL लोड। अगर इसमें कोई पॉइंट समझ नहीं आया है तो काइंडली लीव अ कमेंट।